प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के इंपॉर्टेंट चुनिंदे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन आपका सेट किया गया है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से सेट किया गया है और यहाँ में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और आपको पता है कि पूछा हुआ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक का भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपका इंक्लूड है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा क्लास को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल इजी तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और हिस्ट्री यानी इतिहास में बिल्कुल अच्छा तरह से हम लोग पकड़ बना लेंगे और बोर्ड एग्जाम में हम लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, यानी सिंपल सा चीज है, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा। जिंदगी के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा। रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। जिस तरह से सूरज जल रहे हैं उसी तरह से जलना तो पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा, है ना। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसको जाता है। यानी महात्मा गांधी जी जो हमारे चंपारण क्षेत्र में आए, बिहार के चंपारण जिले में, वहां लाने का श्रेय किनको जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों को पता था कि बिहार के एक जिला है चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण या फिर पूर्वी चंपारण भी बन गया है। ठीक है, तो उस टाइम चंपारण के नाम से जाने जाते थे। तो वहां के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। किसकी खेती? नील की खेती करवाई जा रही थी। और वहां 3 कठिया पद्धति लागू था, है ना। क्या होता है 3 कठिया पद्धति? क्या होता है प्यारे बच्चों? 3 कठिया पद्धति वहां क्या था? लागू था। मतलब अगर जमीन जितना भी है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन में नील का खेती जबरदस्ती अंग्रेज किसानों को करवा रहे थे। ठीक है, यही चीज निकल करके सामने आती है। एक किसान आते हैं राजकुमार शुक्ल, है ना, एक किसान आते हैं राजकुमार शुक्ल। वो देखते हैं कि किसानों के साथ काफी ज्यादा बर्ताव कर रहे हैं, किसानों के साथ काफी ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, अंग्रेज काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो राजकुमार शुक्ल एक किसान होते हैं जो चले जाते हैं ये सब शिकायत लेकर के, कहां? लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने की बात चल रही होती है लखनऊ अधिवेशन में। तो वहां ये उठ करके चले जाते हैं। वहां होते हैं महात्मा गांधी जी, वहां होते हैं, है ना, वहां जितने भी बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के होते हैं। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद महात्मा गांधी जी को कहते हैं। तो पूरी कमिटी, सबसे पहला एक याद रखिएगा, यानी कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन जो था प्यारे बच्चों 1916 का कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जहां मंच पर कोई किसान भाषण दे रहा था किसानों की समस्या को लेकर के। वो कौन? वो थे राजकुमार शुक्ल जी। ठीक है, ये सारी चीज को हम लोगों को याद रखनी है। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको यह करना है कि अंबिका चरण मजूमदार उस टाइम कांग्रेस का जो प्रणाली था, कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी चंपारण में जो भी चीज हो रहा है उनको आप देखिए जाकर के, उनकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, फिर आगे हम लोग एक्शन लेंगे। तो चंपारण गांधी जी आते हैं 1917 में। 1917 में किनके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। तो सिंपल सा यह क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसको जाता है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन हमारे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन हमारे सेकंड नंबर स्क्रीन पर। बिल्कुल इसी तरह से आपको कमेंट करना, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को कमेंट करनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, एक बात यह पूछा जाता है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। यह तो सिंपल क्वेश्चन है। तो पूना समझौता हुआ था 1930 में, है ना। कब हुआ था? 1930 में या फिर 1932 में? 1932 में। ठीक है, 1932 में हुआ था पूना समझौता। ऑप्शन हमारे ए राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर यह पूछा जाता है कि पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, क्या नाम से? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो यह समझौता हुआ था बी.आर. अंबेडकर, है ना, बी.आर. अंबेडकर और किसके बीच? और किसके बीच प्यारे बच्चों? तो और गांधी जी के बीच, है ना, गांधी जी के बीच यह समझौता हुआ था। यरवदा जेल में गांधी जी थे उस टाइम, है ना। गांधी जी के बीच यह समझौता हुआ। किस चीज को लेकर के हुआ? दलित को स्पेशल एरिया देने के लिए, यानी निर्वाचन मंडल देने के लिए, आरक्षण देने के लिए। और दलित का नेता कौन होते हैं? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, यानी होते हैं जो हमारे संविधान निर्माता हैं और जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वो उधर से नेता होते हैं। दोनों के बीच क्या होती है? समझौता होती है और निर्णय होता है। आगे चल के क्या होता है कि प्रांतीय
विधानमंडलों में 71 से डायरेक्ट जो है 71 से डायरेक्ट 148 सीट दे दी जाती है उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा 1932 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर का, है ना, सेकंड का। पूछा जाएगा पूना समझौता किस वर्ष हुआ, 1932 में। अगर यह पूछ ले कि पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ, तो यह हुआ गांधी जी और किन के बीच, यानी बी.आर. अंबेडकर के बीच, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, प्यारे बच्चों जम करके शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग जुड़ सके। अब देखिएगा पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, भक्ति आंदोलन। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो भक्ति आंदोलन है ना, ये भक्ति आंदोलन को भारत में फैलाने का काम कहां से होता है, कहां से शुरू होता है। ये भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में फैलते हैं। कहां फैलते हैं ये भक्ति आंदोलन का विकास जो होता है, ये हमारे दक्षिण भारत में होता है ना, जहां इनका काफी ज्यादा मतलब जोर शोर से एकदम फैलाव होता है। और भक्ति आंदोलन फैलने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत में, यानी भारत में इस्लाम धर्म तेजी से फैल रहे थे, भारत में इस्लाम धर्म का फैलाव तेजी से हो रहा था, ठीक है। और जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि यार इतना तेजी से इस्लाम धर्म फैल रहा है, साथ ही साथ हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म अपना ले रहे हैं, हिंदू धर्म कोई अपनाना ही नहीं चाहता है। तो इस कोई ना कोई जरूर बात होगा, यानी हिंदू धर्म में कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, कोई ना कोई कमी होगी। तो वो सारे डिफेक्ट को हटाने के लिए, वो सारे दोष को हटाने के लिए, वर्ण व्यवस्था जैसी दोष को हटाने के लिए, है ना, छुआछूत वाली दोष को हटाने के लिए, है ना, सारी कमियों को दूर करने के लिए और इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में होता है। लेकिन यह भक्ति आंदोलन को हमारे उत्तरी भारत में किसने लाया, तो उत्तरी भारत में लाने का काम जो किया था प्यारे बच्चों, ये किया था रामानंद ने। यानी ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है कि नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से होती है, नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर पूछा गया। बिल्कुल आप लोगों को सही आंसर देना है और सही ढंग से आंसर देने हैं। प्यारे बच्चों अगर देखिएगा, नमक आंदोलन की शुरुआत होती है हमारे 12 मार्च 1930 को, और खत्म कब होता है, यह खत्म होता है 6 अप्रैल 1930 को, है ना, 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म होता है। 24 दिन का पैदल यात्रा होता है, जहां गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक यात्रा या फिर दांडी मार्च करते हैं, दांडी यात्रा करते हैं। तो यहां नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से होती है, तो 12 मार्च 1930 से होती है। ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है और इसी तरह से सारे चीज को आंसर देते हुए चलना है। अब मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि एक बात यह आती है कि नमक आंदोलन ये जो यात्रा किया गया था, तो कितना मील दूर चल के, लगभग 240 मील, कितना मील प्यारे बच्चों, 240 मील दूर चल के यह यात्रा किया गया था। ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे चीज हल हो जाएंगे, है ना, सारे हल हो जाएंगे जब आप आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ेंगे, सारे चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। बिल्कुल यार, एग्जाम तो क्या कंपटीशन एग्जाम आप लोग निकाल सकते हैं। अरे कंपटीशन जो एग्जाम निकालते हैं, उन लोगों के पास बैठिए, उन लोगों की बातों को सुनिए, है ना, ताकि एक मोटिवेशन होगा। जिस तरह का माहौल मिलेगा उस तरह से आप बनिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम तो एक छोटा मोटा चीज हो गया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सारे चीज को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, क्यों हुई यह चीज आप लोग बताइएगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, क्वालिटी वगैरह सारी चीज ठीक है, क्वालिटी वगैरह, हाँ चलो क्वालिटी वगैरह सारी चीज ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां कहा गया है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है, तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। लेकिन इसका वर्ण व्यवस्था क्या है, यह सबसे बड़ी मतलब एक तरह से काम के आधार पर लोगों को, समाज को बांट दिया था, है ना। इसी की चर्चा जो है ब्राह्मणीय ग्रंथ में किया गया है, हिंदू ग्रंथ में किया गया है, और हिंदू धर्म में या फिर ब्राह्मणीय धर्म जो ग्रंथ होते हैं उसमें सबसे बड़े डिफेक्ट अगर माना गया है तो इसी को माना गया है, जिसके कारण लोग ये वर्ण व्यवस्था को देख करके जो आम जीवन जीने वाले लोग थे, ग्रामीण लोग, वो किधर जा रहे थे, वो महावीर की तरफ बढ़ रहे थे, वो भगवान बौद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपना रहे थे, ये सारी चीज है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है कि समाज को 4 वर्णों में आपने बांट दिया काम के आधार पर। क्या था प्यारे बच्चों, ब्राह्मणीय था, है ना, ब्राह्मणीय, है ना, ब्राह्मण था, उनके बाद क्या था, क्षत्रिय था, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, उसके बाद वैश्य, और क्या था प्यारे बच्चों, शूद्र था, ठीक है, वैश्य और शूद्र। अब काम के आधार पर, यानी क्या रोजगार के आधार पर 4 वर्ण में आपने बांटा, सही किया, ठीक है, आपने बांटा। तो ब्राह्मण का काम क्या था, यज्ञ करना और करवाना,
है ना, ब्राह्मण के काम यज्ञ करना और करवाना। वैश्य यानी क्षत्रिय का काम क्या था, लड़ाई लड़ना और राजा बनना, इंसाफ दिलाना। क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक, है ना, क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रक्षक। और दूसरा क्या है कि वैश्य का जो काम था वो था व्यापार करना यानी बिजनेस करना, और शूद्र का काम क्या था, बाकी तीनों की सेवा करना और पूरे समाज को साफ सफाई रखना। यानी अगर सब मर गया, कोई जानवर मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, कोई लाश वगैरह है, कोई डेड बॉडी है, उनको हटाना, यह काम था। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको क्या कहा गया था, इनको चांडाल भी कहा गया था, इनको चांडाल भी कहा गया था। तो ऑप्शन हमारे यहां क्या होते हैं, ए लोग हो जाएंगे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आपसे बन जाएगा, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। प्यारे बच्चों, कम से कम इतना तो बच्चे जुड़नी चाहिए, है ना, आप लोग जम करके शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग जुड़ सके और क्लास को मजे के साथ हम लोग कवर कर सके। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई। बहुत दुख वाली घटना घटी है, पूरे इतिहास में कोई ऐसा दिन नहीं होगा, सबसे काला दिन है। हमारे वीर जवान जो हमको आजादी दिलाए हैं, देश को आजादी दिलाने का काम किए हैं, तो वहां अगर सबसे अगर ब्लैक डे अगर मनाया गया है तो यही दिन को मनाया गया है, 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 1931 को। 6 का बिल्कुल आप लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल 23 मार्च 1931 को एक काला दिवस के रूप में मनाया गया है। और यही दिन हमारे देश के 3 नेता को, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है, तीनों को फांसी दे दिया जाता है लाहौर के जेल में, है ना, लाहौर जेल में। क्यों, जुल्म क्या था, क्या कारण था, यानी जो एक अफसर हैं जॉन सॉन्डर्स, है ना, एक अफसर होते हैं, उनकी हत्या, उनकी गाड़ी में, उनके मतलब गाड़ी में, कार में बम सेट कर देते हैं, है ना, वो कार में जो है, कार में उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, लेकिन कार बम सेट करते हैं तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे बैठ जाते हैं। जैसे क्या होता है कि ये कार लगी हुई है, ठीक है, ये कार लगी हुई है, ये यहां क्या हुआ था कि ये कार लगी हुई है ना, ये कार लगी हुई है, ठीक है, ये कार में क्या हुआ कि इधर से बम सेट कर दिए, सेट करने वाले, ठीक है, सेट करने वाले बम सेट कर दिए कि जॉन सॉन्डर्स आएंगे, बहुत बड़े वकील थे जॉन सॉन्डर्स, जो जज थे, और भारतीयों को कड़ी से कड़ी सजा देते थे, यानी थोड़ा सा जुल्म करने पर कड़ी से कड़ी भारतीयों को सजा देते थे। तो इन लोगों ने मिलाया कि क्यों इनको बम से ही उड़ा दिया जाए, ठीक है, तो बम सेट कर दिए, तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे बैठे हुए थे। जैसे ही वो कोर्ट से निकला तो कोर्ट में बैठने ही जा रहे थे, तब तक बम फट गया, है ना, तो वो और बैठने नहीं पाया, वो बच गया और उनके पत्नी और उनके बच्चे मर गए। तो ये क्या क्या इतना बड़ा मुकदमा चलाया, इतना बड़ा मुकदमा चलाया, 3 लोगों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानी 3 लोगों को फांसी दे दी 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, है ना, बिल्कुल, है ना। और यही वो दिन है जो बोलना तो नहीं चाहिए, यही वो दिन है। गांधी जी पर एक सवाल उठते हैं कि क्या किया आप, है ना, इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी हमारे इन वीर जवानों को आप बचा नहीं पाए। तो गांधी जी पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर यहां आदमी के द्वारा सुनना भी पड़ता 2-4 बात, ठीक है। जब गांधी जी, यही घटना होने के बाद जब गांधी जी पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, कूच कर रहे थे, तो गांधी जी को बहुत सारे लोग कुछ मतलब बहुत ऐसी घटनाएं घट गई, है ना, गांधी जी को इधर इधर की बातें सुना रहे थे। तो यहां हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। अब यह पूछा जाएगा कि हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को ही मनाया जाता है। हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में कौन सा डे को मनाया जाता है, तो 23 मार्च की, तो ऑप्शन हमारे सी लोग हो जाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अश्वमेध यज्ञ आयोजन क्यों किया जाता है, अश्वमेध यज्ञ आयोजन। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बात यहां निकल कर आती है कि आप लोग सबसे पहले एक बात यहां समझिए कि जो भी क्षेत्रीय राजा होता है वो अपना शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, अपना शक्ति को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र में सभी राजा को कमजोर दिखाने के लिए बहुत बड़े यज्ञ करवाते हैं, पूजा अनुष्ठान करवाते हैं। यज्ञ, अश्वमेध, अश्व का मतलब क्या होता है, ये देखो, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। राजा बैठ जाते हैं, पूरा पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, इनके जो बहुत बड़े एकदम घोड़े होते हैं, जो घोड़ा होता है इनका, घोड़ा को छोड़ देते हैं अपना इलाका में, और वो घोड़ा जहां भी पूरा इलाका घूमता है और वो घोड़ा को कोई अगर पकड़ लिया तो राजा समझ जाते थे कि हमारे बराबरी शक्ति में हमको टक्कर देने वाला कोई ना कोई राजा है। अगर वो घोड़ा चुपचाप घूम करके पूरा इलाका अगर राजा के पास पहुंच गया तो राजा ये समझ जाते थे कि नहीं, मेरे पूरे इलाके में कोई ऐसा राजा नहीं है जो हमको टक्कर दे, हमारे बराबरी करे। तो अश्वमेध इसलिए किया जाता था ताकि हम दिखा सके कि हमारा शक्ति ज्यादा है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, तो यह शाही संप्रभुता को दिखाने के लिए, शाही मतलब राजा वाला, है ना, शाही संप्रभुता यानी एक तरह से ताकत दिखाने के लिए, है ना। तो जितना मान चलो ये घोड़ा इधर से चलना स्टार्ट किया, यहां राजा का घर है, यहां घोड़ा चलना स्टार्ट किया, इधर से घूम करके घोड़ा यहां पहुंच गया। अगर यहां दूसरा राजा का घर है, तीसरा राजा का घर ये है, चौथा राजा का घर है जिनका क्षेत्र ये है, पांचवा राजा का घर है जिनका क्षेत्र ये, अगर यहां में से कोई एक राजा अगर घोड़ा को पकड़ लिया तो यह समझ जाएगा कि हमको कोई चुनौती दे रहा है
हमको कोई चैलेंज कर रहा है, अगर ये सब राजा में से कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये सब राजा भी पहचान जाते हैं कि किन राजा का घोड़ा है, कौन सा राजा का घोड़ा है, ये लोग भी पकड़ते नहीं है। अगर पकड़ लिए तो जुल्म हो जाएगा, फिर लड़ाई करना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे शाही संप्रभुता के लिए, समझ गए। अब देखिएगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया। अब देखिए मुगल शासक की बात कर रहे हैं। तंबाकू जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा, हमारे प्राचीन भारत की अगर बात करें, यानी पुराने भारत की पुराने इतिहास की अगर बात करें, तो ये जो तंबाकू आया है ना, ये तंबाकू आया है अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से ये तंबाकू भर भर के आया है। और बात करें अफीम की, बात कर रहे हैं, अफीम जो है प्यारे बच्चों, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, यानी बड़े बड़े कंपनी के मालिक जो होते बिलियंस होते हैं, जो अरबपति होते, खरबपति होते, बड़े बड़े डील करते हैं मुंबई दुबई, है ना, एक तरह से बड़े बड़े शहर में, तो वो लोग का नशा होता है, ये अफीम का नशा वो लोग करते हैं, ठीक है। और अफीम का नशा करने के बाद, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। अफीम का नशा करने के बाद आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, बिल्कुल 200% बढ़ जाता है, 200%, है ना। अगर वो कहेगा कि नहीं ये काम को करेंगे तो करके रहेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना, इस तरह से होता है। अब ये अफीम का नशा, तो ये अफगानिस्तान में किया जाता है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती बहुत जोर से की जाती है। और अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार है, वो तालिबान की सरकार का अर्थव्यवस्था किससे चलती है? यही अफीम से पैसा आता है। अमेरिका चाहता है कि इस पर बैन लगाए, क्योंकि नशीला पदार्थ है। हाँ, इससे इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए, दवाई वगैरह बनाइए, तब ठीक है। जो मानसिक स्थिति के मतलब मानसिक मरीज होते, जो पागल वगैरह होते हैं, उनका दवाई बनता है इससे, ठीक है। तो भारत सरकार हमेशा कोशिश करती है कि ये अफीम को अफगानिस्तान किसी भी हालत में भारत में सप्लाई ना करें। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हमेशा इस पर नजर रख रही है। अब देखिएगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है। आवाज वगैरह तो सारी चीज क्लियर रही है, तो ये हो जाएगा आपका अकबर, यानी ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगर कुछ भी दिक्कत होगा आवाज वगैरह में, डायरेक्ट कॉल कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, ठीक है। पता चले हम उधर पढ़ाते रहे, और क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, हाँ नंबर दिया गया है आप लोगों को, है ना। ये नंबर याद रखिएगा 92 63, अरे 1 सेकंड प्लीज प्लीज, 1 सेकंड, ये नंबर याद रखिए 92 63 0 246 92। इस नंबर को नोट डाउन कीजिए, मारिए स्क्रीनशॉट, 92 63 0 246 92। कुछ भी लैक होगा लाइव क्लास में डायरेक्ट कॉल कर देना, ठीक है। अब चलो प्यारे बच्चों आगे की अगर बात करें कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। अब हम लोगों को याद ये रखना होगा कि टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ। गोलमेज है ना, यानी चारों तरफ बैठ करके जिस तरह से होटल में जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था टोटल 3 सम्मेलन हुआ है। अब यहां बात यह आती है कि गांधी जी किसके तरफ से शामिल हुए थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल हुए थे, ये कांग्रेस की तरफ से गए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये गए थे, ठीक है। अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम द्वितीय, तो द्वितीय में भाग लिए थे। किसमें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा, बिल्कुल द्वितीय में वो भाग लिए थे, ऑप्शन हमारे बी लॉक हो जाएंगे। अब ये बताइए कि वो कौन नेता हैं, वो कौन नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, वो कौन नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना, बहादुर जो सुप्रो हैं, बहादुर सुप्रो और बी आर अंबेडकर, ये जो दलित नेता हैं, बी आर अंबेडकर कम नहीं थे, हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ क्या होता है बताइए। कबीर की अगर बात करें तो कबीर का जन्म किससे हुआ था प्यारे बच्चों, तो कबीर का जन्म एक विधवा, ब्राह्मणीय विधवा के गोद से हुआ था। कहां से, ब्राह्मणीय विधवा के गोद से, ब्राह्मणीय विधवा के गोद से कबीर का जन्म हुआ था। अब याद रखिएगा कि ब्राह्मणीय विधवा, अब देखिए समझ रहे हैं, विधवा औरत अगर बच्चे को जन्म देगी तो ये अलग सी बात हो जाती है, शादीशुदा देगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर विधवा औरत अगर बच्चे को जन्म देगी तो गांव वाले सवाल उठाएंगे कि आपके पति नहीं है लेकिन आपका बच्चा कैसे हो गया, ये सवाल जायज बनता है, ठीक है। तो इस डर से क्या हुआ, लेकिन ये किस तरह से पैदा हुए थे ध्यान रखिएगा। अब ये जो है ब्राह्मणीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि मतलब ये औरत क्या की डर से कबीर को बच्चे में ही गोद उठा करके तालाब में छोड़ दिए। कहां छोड़ दिए, तालाब में छोड़ दिए। तो एक दंपति का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, है ना, दंपति का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ। नीरू और नीमा आते हैं, कौन आते हैं, नीरू और नीमा, है ना, नीरू और नीमा आते हैं। तो देखते हैं तालाब में बच्चा, छोटा बच्चा, है ना, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनकी पालन पोषण करते हैं, है ना। इसलिए कबीर का कभी भी मतलब ये धर्म ज्ञान नहीं हो पाया कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, हमेशा यह विवाद में रहा है पूरे इतिहास में, ठीक है। तो कबीर अदृश्य शब्द का अर्थ होता है जिसका अर्थ
अर्थ होता है महान, जिसका मतलब क्या होता है महान यानी स्कॉलर, स्कॉलर यानी ऑप्शन हमारे सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले आप यह समझिए कि वेद की संख्या कितनी है। टोटल वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो आपका सामवेद है, तो सामवेद जो है यह आपका संगीत से, 100 से सामवेद, 100 से संगीत, 100 से सामवेद, 100 से संगीत, तो ऑप्शन हमारे यहां बी लोग हो जाते हैं। अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद है ना, सॉरी सबसे पुरानी वेद कौन सा है, बता ही दिए ऋग्वेद है ना, सबसे पुरानी वेद किसका कौन सा है, ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है। अब यह पूछा जाएगा कि पांचवें वेद का दर्जा किसको दिया गया है। पांचवें वेद का दर्जा महाभारत को दिया गया। किसको, महाभारत को दिया गया है, जिनकी रचना कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच देखती लड़ाई को लड़ते हुए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहां क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित था प्यारे बच्चों। सबसे पहले यह बात बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था ये हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अब यह बताइएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश कहां दिए थे, सारनाथ में। पहला उपदेश कहां दिए थे प्यारे बच्चों, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध का जो पिता है ना प्यारे बच्चों, वो साक के कबीले के सरदार थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। साक के कबीला, कबीला का मतलब होता पूरा झुंड, यानी कबीला सरदार, तो साक के कबीले के सरदार थे। तो यहां हो जाएगा जो जिसका जो बाप जिस वंश से संबंधित रहेगा, बेटा को भी उसी वंश से माना जाएगा। तो गौतम बुद्ध किस कबीले के सरदार थे, तो हो जाएंगे ऑप्शन ए। अब यह बताइएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। तो ऑप्शन हमारे यहां ए लोग हो जाएंगे, समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, हुमायूं नामा किसने लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखी, तो प्यारे बच्चों हुमायूं नामा की जो रचना की गई है ना, तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। यह कौन थी, हुमायूं की बहन थी, चचेरी बहन है ना, हुमायूं की चचेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल इसी तरह से आंसर देनी है। अब यह पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम। लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, किसकी बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से आंसर देनी है। सारे क्वेश्चन को याद के रट के पी जाना है, क्योंकि थंबनेल में ही लिख दिया है मैंने, पूरा क्वेश्चन को आपको रट जाना है, समझ गए। अब देखिएगा, बिल्कुल है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां अगर बात करें तो गुलबदन जो थी प्यारे बच्चों, यह आपकी बाबर की पुत्री थी। किसकी, बाबर की यह पुत्री मानी जाती है। तो ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना किसने की, तो रामायण की रचना वाल्मीकि, मनु या फिर वेदव्यास या फिर चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर। अब देखिए प्यारे बच्चों, रामायण की रचना जो की गई थी ना, तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई। अब यह पूछा जाएगा मनुस्मृति की रचना किसके द्वारा की गई। मनुस्मृति की रचना किसके द्वारा की गई है ना, मनुस्मृति की रचना जो है प्यारे बच्चों, यह मनु के द्वारा की गई थी। अब यह पूछा जाएगा अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई, तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, आपको पूछे ही जाएंगे है ना। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वाल्मीकि हो जाएगा। अब आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किससे है, चिश्ती सिलसिला से। और इनका दरगाह कहां है प्यारे बच्चों, दरगाह में जाके क्या करते हैं लोग, मन्नतें मांगते हैं है ना, दुआ मांगते हैं है ना, भगवान इन जो भी चीज है उनकी मतलब एक तरह से मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं है ना, जो भी चीज बोलिए है ना, हमको जो एक तरह से मतलब पूरा आराधना करते कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए है ना, कोई बेटा मांगते हैं, कोई बेटी मांगते हैं, कोई धन मांगते हैं, कोई संपत्ति मांगते हैं है ना, इस तरह से करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनका संबंध किससे है, चिश्ती सिलसिला से है ना, इनका संबंध है चिश्ती सिलसिला से। तो इनका दरगाह की बात कर रहे हैं, तो इनका दरगाह है राजस्थान में। कहां, राजस्थान में इनका दरगाह है। तो राजस्थान के कहां, अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। बहुत सारे बच्चे है ना, आप लोग सुने होंगे अजमेर का नाम। अब यह बताइएगा कि अजमेर जो है, अजमेर को किस शहर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्रशासनिक नगर दिल्ली है ना, उसके बाद औद्योगिक नगर आपका क्या हो जाएगा है ना, जमशेदपुर है ना, उसी तरह से बात करें पर्यटन नगर, इसी तरह से कई नाम होते हैं। तो इस तरह से जो होगा ये आपका सांस्कृतिक नगर कहलाएगा। अजमेर को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। ज्योग्राफी वाले, भूगोल वाले आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है कि मीरा किसकी भक्ति थी प्यारे बच्चों। तो मीरा किसकी भक्ति थी, मीरा जो है ना वो कृष्ण को अपना पति के रूप में मानती थी
है ना, कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण को अपना पति के रूप में मानती थी। तो ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों कम से कम इतना बच्चे टारगेट रखिए आप लोग, है ना, कम से कम इतना बच्चे जुड़ जाएंगे ना, मन खुश हो जाएगा बिल्कुल, है ना। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है ना, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, बहुत बड़ी आप लोगों के लिए गिफ्ट है, क्लास में बने रहिएगा, बताएंगे, ठीक है। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, किसने कहा था न मैं काबा में हूं न कैलाश में, सांस में, है ना, हर एक सांस में, है ना, भगवान हर एक सांस को, है ना। अब देखिएगा किसने कहा था मैंने कैलाश में हूं न काबा में। अब मैंने आपको बताया कि कबीर का जन्म हुआ था किनसे, एक ब्राह्मणी विधवा महिला के गोद से, इनका कोख से मतलब इनका जन्म हुआ था, और वो विधवा थी जिसके कारण वो कबीर को कहां छोड़ देते, तालाब में छोड़ देते हैं, ये डर से कि लोग क्या कहेंगे, विधवा मतलब औरत जो है किस तरह से बच्चे को जन्म दिया। अब ये सारी चीजें, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था विधवा महिला के, ब्राह्मणी विधवा महिला से, कोख से। अब यहां क्या होता है कि नीरू और नीमा इनको उठा के लेके जाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, मतलब इनका पालन पोषण करते हैं। तो कबीर का धर्म जो है ना ही वो हिंदू है ना ही वो मुस्लिम है, इसलिए वो कहते हैं कि ना मैं काबा में हूं ना ही कैलाश में। कैलाश जो है वो, काबा क्या है, काबा मुस्लिम का इस्लाम धर्म में पवित्र स्थल माना गया है, जहां हज यात्रा करने के लिए जाते हैं, और कैलाश क्या है, कैलाश ये हिंदू धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कबीर का मत क्या है, कबीर का क्या विचार था हिंदू और इस्लाम धर्म को लेकर के। तो उनका विचार यही था, ना ही वो मंदिर को मानते हैं ना ही वो मस्जिद को मानते हैं, दोनों को नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आराधना करने जानते हैं, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखिएगा कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है प्यारे बच्चों। त्रिपिटक, त्रि का मतलब होता है तीन, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना, विनय पिटक। अब देखिएगा सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अभी, है ना, क्या होगा, अभिधम्म पिटक, है ना, अभिधम्म पीटक और विनय पीटक, है ना, तीन जो होते हैं, तीन पीटक होते हैं, है ना, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक, विनय पीटक। ये तीन पीटक में क्या होता है, जब एक तरह से भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो जाते हैं, जब वो देहांत कर जाते हैं, तो बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हैं, जितने भी रूल नियम से होते हैं, जो भी कायदे कानून होते हैं बौद्ध धर्म के, उनको यही सारे ग्रंथ में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, स्टोर किया जाता है। सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक और विनय पीटक, मतलब तीन गो पीटक है ना, त्रिपीटक, तीन को मिलाकर के कहा क्या गया त्रिपीटक। तो त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का, ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ये पूछ रहा हूं बौद्ध धर्म किस में बढ़ गया, हीनयान में या फिर हीनयान महायान में या फिर श्वेतांबर और दिगंबर में, बताइएगा। बौद्ध धर्म दो शाखा में बढ़ जाते हैं, हीनयान महायान में या फिर श्वेतांबर दिगंबर में, है ना, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में बढ़ जाते हैं, दोनों अलग अलग शाखा में। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि तहकीक हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। तहकीक हिंद को क्या कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं। अगर पूछा जाएगा, इनका अगर दे देगा ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, जल के जगह पानी, पानी की जगह जल दे देगा, कंफ्यूज मत होना, है ना, पानी पर के आए थे लेकिन जल पूछ लिया, है ना। अब देखिएगा यहां किताबुल हिंद की अगर बात कर रहे हैं, तो किताबुल हिंद जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, इस किसका यात्रा वृत्तांत है। प्यारे बच्चों यात्रा वृत्तांत समझ रहे हैं, यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है यात्रा के दौरान, यानी सफर के दौरान लिखी गई किताब को कहेंगे यात्रा वृत्तांत। अगर हम चल रहे हैं, अगर हम मान चले हम दुबई जाएंगे या फिर मुंबई जाएंगे, तो रास्ते में जो भी चीज देखेंगे उसको अगर नोट डाउन करते जाएंगे डायरी में, तो वो मेरा डायरी क्या कहलाएगा, यात्रा वृत्तांत। मतलब यात्रा का रिकॉर्ड जिस चीज में लिखी जाती है, जिस चीज में रखी जाती है, उसको कहेंगे यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत लिखा गया किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, ये लिखा गया था अल-बिरूनी के द्वारा, है ना, ये लिखा क्या गया था अल-बिरूनी के द्वारा। अब अल-बिरूनी कहां के थे प्यारे बच्चों, ये उज्बेकिस्तान के थे। कहां से आए थे, ये आए थे उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से आए थे ये अल-बिरूनी। अब देखिएगा जहां ख्वारिजम जो है, ख्वारिजम क्या था, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, ख्वारिजम शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, और ये बहुत बड़े विद्वान थे। जब एक तरह से महमूद गजनी क्या करते हैं, उज्बेकिस्तान पर आक्रमण करते हैं उस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए, तो बहुत सारे विद्वान को पकड़ करके कहां लेके आते हैं, ख्वारिजम में लेके आते हैं। तो ख्वारिजम में बहुत सारे लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान की, भारत की तारीफ करते हैं, तो वो यहां सुनते हैं, अल-बिरूनी सुनते हैं, यार हिंदुस्तान एक तरह बहुत बड़ा देश है, क्या है नजारा है, चलो हम देखते हैं, ठीक है। तो इनके दिल में तमन्ना जगती है, ख्वाहिश जगती है, चलो हिंदुस्तान का हम क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। तो ये हो जाती है, तो यात्रा वृत्तांत। अब ये पूछा जाएगा कि तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद जो है किस भाषा में लिखी गई, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो ये जो है प्यारे बच्चों, यह आपका अरबी भाषा में लिखे गए थे। किसमें, अरबी भाषा में लिखी गई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए, यानी एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, समझ गए। अगर आप लोग इतना जोर दीजिएगा तो रिकॉर्ड बन जाएगा शायद, है ना। ये टप नहीं पाया है, 300 बच्चे कभी भी लाइव नहीं आ पाए हैं इस चैनल पे। अगर इतना रिकॉर्ड अगर तोड़ना चाहते हैं,
लगता है कि आप लोग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरा मूड बनाए हैं, तो इस रिकॉर्ड को अगर आप तोड़ते हैं, है ना, बहुत खुशी की बात है कि इस रिकॉर्ड को अगर आप तोड़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए, है ना, इतना बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार है, बहुत बहुत आप लोगों का आभार है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट और प्यार करते हैं, उस तरह से पूरा एनर्जी के साथ हम आप लोग के लिए काम करेंगे। आज रात को सोने का टारगेट मेरा रखा गया 4-5 बजे, ठीक है, क्योंकि पूरा एक तरह से एप्लीकेशन में आप लोगों का वर्क होगा। अब मैं आप लोगों को यह कह देना चाहता हूं, बीच में यह कह देना चाहता हूं कि कल शाम 7 बजे, है ना, कल जो है शाम 7 बजे, कल शाम 7 बजे, है ना, कल शाम 7 बजे आपकी क्या होगी, 7 बजे आपकी क्रैश कोर्स लॉन्च होगी, क्रैश कोर्स आपकी लॉन्च होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कल शाम 7 बजे आपकी क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रही है, आप लोग तैयार रहेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तनु आर्ट्स स्टडी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये नंबर को आप रखिए 9263 0 246 92। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कल यानी कल मतलब आपकी 29 तारीख को कल शाम 7 बजे आपकी क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रही है। जिसका भी तैयारी नहीं है, जिनको भी डर लग रहा है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो आपसे सब चीज होगा, लेकिन आपका एक जरिया क्या है, एक हिम्मत क्या है, एक माध्यम क्या है, वो आपका क्रैश कोर्स है। तो आप लोग कल तैयार रहिएगा, समझ गए? अब देखिएगा कल शाम 7 बजे, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, वास्को डिगामा की अगर बात करें, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा जो है प्यारे बच्चों, ये पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली है, जो 1498 में, कब? 1498 में केरल तट पर आके पहुंचते हैं। कहां? केरल तट पर आके पहुंचते हैं। और ये क्या है? बहुत बड़े मतलब व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। और ये देखिएगा, हम लोगों ने पिछला चैप्टर में हिस्ट्री में पढ़ा था, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो है, हरिहर और बुक्का, उसके बाद बहुत सारे शासक आते हैं, है ना, उसके साथ जो है बहुत सारे शासक आते हैं। तो हरिहर बुक्का और बुक्का के समय काल से ही, है ना, उसके बाद 1498 में आते हैं। 1336 में ही मतलब इसका, अरे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में हरिहर और बुक्का करते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों भाई करते हैं। क्या है? दोनों भाई करते हैं। पहले हरिहर का शासन चलता है, हरिहर मर जाते हैं, देहांत कर जाते हैं, उनके बाद बुक्का का शासन काल आता है। 1336 में इसकी स्थापना करते हैं और 1498 में वास्को डिगामा आते हैं। तो वास्को डिगामा हाथ बढ़ाते हैं किनकी तरफ? विजयनगर साम्राज्य की तरफ, क्योंकि केरल है, केरल में आए थे ना, तो केरल किसकी जगह आता था उस टाइम? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मैंने आपको मैथ में पढ़ाया था कि पूरा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, उत्तर में बहमनी साम्राज्य। दोनों के बीच लड़ाई किस लिए जिला था? वो आपका रायचूर दोआब का क्षेत्र को लेकर के, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहां याद रखिएगा, इतिहास की अगर बात करें तो ये व्यापार करने के लिए आए थे और ये विजयनगर साम्राज्य इससे काफी दोस्ती भी किए थे। तो ऑप्शन हमारे यहां ए लोग हो जाएंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कही जाती है? अब देखिए प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब यह बात यह देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, है ना, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहेंगे। अब यहां बात यह आई कि इसकी जुड़वा राजधानी किसको कहेंगे? अब याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर विकसित नगर है, सबसे ज्यादा विकसित नगर है, तो वो यही नगर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और यही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही आपस में जुड़वा राजधानी कहा गया था। अब यह सवाल पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की? सबसे पहले हड़प्पा में ही उत्खनन के काम किए गए थे और जॉन मार्शल ने पूरा ऑफिशियली दुनिया के सामने अनाउंसमेंट किया कि चलो एक नया सभ्यता की खोज हुआ जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, यानी या फिर क्या कहते हैं उसको, सिंधु सभ्यता। और हड़प्पा की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, है ना। अब यह पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज, तो राखालदास बनर्जी, क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी, है ना, पूरा आरडी बनर्जी शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। राखालदास बनर्जी क्या करते हैं? मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। और मृतकों का टीला सबसे बड़ा कहां पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा है? कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। तो सारे चीज बन जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन से कितने सारे बन रहे हैं, एक सवाल से एक क्वेश्चन से बहुत सारे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कोई जरूरी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, सिंधु सभ्यता की राजधानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, कोई जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन ये जरूरी है कि इतने सारे जो पॉइंट बना रहे हैं ना, इतने सारे जो पॉइंट बन रहा है, ये जरूरी है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है ना। ये गारंटी नहीं है कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये गारंटी है कि इससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट बताए जा रहे हैं, यहां से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देखिएगा, तभी सारे चीज को समझिएगा अच्छी तरह से, समझ गए? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? अब देखिए प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है, उसका एरिया की अगर बात करें 12,99,000 प्लस
12,99,000 वर्ग किलोमीटर प्लस इनका क्षेत्रफल होता है, और साथ ही साथ एक क्षेत्रफल जो था वो त्रिभुजाकार का होगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा है 8th क्लास से 7th क्लास से हम लोग मैथ में पढ़ते आए हैं। त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती है, ठीक है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे डी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है प्यारे बच्चों वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है ना, आप लोग जम करके शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप लोग क्लास में बने हुए हैं, इसी तरह से सारी चीज को समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग जी? है ना, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, देख लेते हैं, आप लोग का कमेंट भी देखना जरूरी है ना, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था, ये तो यूरोप का है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में 10th क्लास का हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, जो नहीं पढ़े होंगे उनको याद नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग भूल भी गए हैं। तो नेपोलियन लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेते, और यही समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त लगभग पूरे भारत में कब्जा कर लिया था, इसलिए इसको भारत का क्या कहा गया? नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखिएगा 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1 अगस्त 1920 को क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 अगस्त 1920 को क्या होता है? आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है ना। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये तीनों आंदोलन तो आपके किसके हैं? महात्मा गांधी से रिलेटेड है, इसलिए ये सारे आंदोलन, ये तीनों आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है ना। और खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किया गया था? यानी तुर्की में खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किया गया था? मुसलमानों ने किया था। तुर्की में जो आपके खलीफा होते हैं उनका शासन खत्म कर दिया था, इसलिए उन्हीं के विरोध में खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था। तो ऑप्शन हमारे यहां क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखना अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा बहुत फेमस था जब हमारे देश को आजादी दिलाने की बात आई थी। प्यारे बच्चों ये नारा देते हैं कौन? 1944 में सिंगापुर में। कौन देते हैं? जब आजाद हिंद फौज की गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ये नारा देते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब सेना कूच करती है दिल्ली की ओर तो ये नारा देते हुए कूच करती है, आती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात कहे गए थे, नारा दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? बी लोग हो जाएंगे। देखें अब देखिएगा भारत के किस संस्थान को धरती का स्वर्ग कहा गया? अभी भी जो है ये किस पर, ये जो नजर बनाया हुआ है ना, अभी भी अगर बात करें तो अभी भी जो है धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, है ना। तो जम्मू और कश्मीर को, है ना, कश्मीर को। अब देखिए कश्मीर का दुर्भाग्य क्या हुआ प्यारे बच्चों, है ना, ये दुर्भाग्य ही कहेंगे। क्या हुआ कि जैसे देश को आजादी मिली पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया कि कश्मीर को जो हम पाकिस्तान में रखेंगे, लेकिन वहां के जो राजा हैं, है ना, वहां के राजा ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का जो मतलब आर्थिक स्थिति इतना सही नहीं होगा, पाकिस्तान इतना कश्मीर के लिए ऑक्युपाइड नहीं होगा, इतना सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा। इसलिए पत्र लिख करके भारत सरकार को उन्होंने कहा कि कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी हम भारत को दे रहे हैं। लेकिन भारत में कश्मीर को पूरा तरह से उस टाइम मतलब विलय नहीं किया गया था, है ना, धारा 370 के तहत उनको ज्वाइन किया गया था, हालांकि इसको तो हटा ही दिया गया। अब देखिएगा कि भारत के किस संस्थान को स्वर्ग कहा जाता है? तो कश्मीर को। लेकिन जैसे पाकिस्तानी आर्मी घुसते हैं तो कश्मीर दो भाग में बढ़ जाता है ना। एक भाग कहलाता पीओके, एक भाग कहलाता आपका, है ना, एक भाग कहलाता जम्मू और कश्मीर। एक क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर। इसको जो बीच में लाइन है इसको कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल से पश्चिम की अगर बात करें पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, यही पीओके की लेने की बात कर रहे हैं, है ना, यही पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान कब्जा करके रखा जो कश्मीर पर, वही पीओके के लेने की बात कर रहे हैं। हम नेताओं से सवाल कर रहे हैं कि आप पीओके कब लेके आ रहे हैं, है ना। हम हमारे नेताओं के साथ, हमारे गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति से हम सवाल करना चाहिए कि आप कब लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी हो, कोई भी पार्टी से, गृह मंत्री, कोई भी पार्टी, अरे किसी की भी पार्टी हो, वो बात अलग बात है, लेकिन सवाल करनी चाहिए कि आप कब लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये एक कश्मीर, ये जो पीओके है, ये भारत का हिस्सा है ना। उधर अक्साई चीन भारत का हिस्सा, तिब्बत भारत का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश को हड़पने की बात कर रहे हैं। ये हड़पने की नीति चाइना अपना रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को सजग रहना है। तो यहां जो क्वेश्चन हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? जैन धर्म की स्थापना किसने करते हैं प्यारे बच्चों? तो जैन धर्म की स्थापना जो करते हैं ये महावीर करते हैं, भगवान महावीर जैन धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसी तरह से 23 नहीं 24 तीर्थंकर आते हैं। जिस तरह से अगर बात करें प्यारे बच्चों, जो 24 तीर्थंकर इसमें आते हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवता आए, उसी तरह से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए, उसी तरह से इस्लाम धर्म में कई लाख पैगंबर आए,
जो इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और लास्ट पैगंबर कौन है? हजरत मोहम्मद साहब हैं, लास्ट प्रॉफिट है। उसी तरह से जैन धर्म के लास्ट तीर्थकर कौन है ना? जो महावीर हैं, भगवान महावीर हैं, है ना? ये सारी चीज याद रखनी है। तो 24वें तीर्थकर जो हो जाएंगे भगवान महावीर हो जाएंगे। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? डी लोग हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि आदिनाथ और पार्श्वनाथ ये जो है ये कौन तीर्थकर हैं? ये कौन से तीर्थकर हैं बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, समझ गए? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? मैंने आपको बताया भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो भगवान बुद्ध का नेपाल में जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में, है ना? नेपाल के लुम्बिनी में इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। अब बात यह आती है कि भगवान बुद्ध का जन्म वहां हुआ, लेकिन इनका प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। कहां दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था प्रथम उपदेश। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की गई है, प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है? और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। अब यहां अगर बात करें प्यारे बच्चों भगवान बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति 28 नंबर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, 28 की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल यहां हो जाएगा आपका राजगीर, है ना? राजगीर हो जाएगा। क्या आंसर दे रहे हो भाई? अरे नहीं, राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे। अगर बात करें प्यारे बच्चों 28 द्वितीय की अगर बात करें तो द्वितीय हो जाएगा आपका वैशाली, है ना? द्वितीय हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा, है ना? द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था आपका वैशाली में। तृतीय की बात करते हैं तो तृतीय हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रा में, तृतीय जो होगा पाटलिपुत्रा में। चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर श्रीनगर में, कुशीनगर श्रीनगर में। तो यहां हम लोगों को प्रथम में पूछा गया है, तो प्रथम का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर है, समझ गए? अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, दुर्योधन की मां का नाम बताइए। तो दुर्योधन की मां का नाम जो है प्यारे बच्चों गांधारी। दुर्योधन की मां का नाम क्या था? गांधारी। ऑप्शन हमारे बी लोग होंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का, गलत नहीं होनी चाहिए, गलत होगा तो फिर देख लेना, है ना? यहीं से पेन फेंक के मारेंगे, है ना? फेंका जाएगा? नहीं जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? अब देखिए प्यारे बच्चों एक सवाल यह आ जाता है हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने? इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल जो है पाकिस्तान की मांग की थी, है ना? और इस पर जोर शोर से मिर्ची मसाला डालने का काम किसने किया? अली जिन्ना ने, है ना? अली जिन्ना ने, है ना? अली जिन्ना ने मिर्ची मसाला डालने का काम किया, नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, है ना? और इन्होंने, ये किसका लीडर थे? ये किसका लीडर थे? मुस्लिम लीग का लीडर थे, है ना? मुस्लिम लीग का लीडर थे। मुस्लिम लीग क्या है प्यारे बच्चों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में की गई थी, आगा खां के अगुवाई में, है ना? अब याद रखिएगा कि मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की एक अलग प्रांत, वो कहने लगे यार ये भारत में अंग्रेजों को उन्हें भगाए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य होनी चाहिए, अलग मतलब बिल्कुल अलग थलग होनी चाहिए जहां मुसलमान अपना शासन स्थापित करे। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज है। लेकिन क्या हुआ इसके बीच में, क्या होता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र होते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र क्या होते हैं, है ना? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रहमत अली चौधरी, चौधरी कहते हैं इसको, रहमत अली चौधरी, रहमत अली क्या करते हैं? चौधरी रहमत अली जो है ना पाकिस्तान शब्द दे देते हैं। क्या देते हैं? अगर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया तो चौधरी रहमत अली ने, और पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने। अब ये बताइएगा मुस्लिम लीग क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उसका नेता कौन था मुख्य? अली जिन्ना। वहीं अगर बात करें, ये बाद में नेता बनते हैं, ये पहले नहीं। अरे इसकी तो स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में जो हुई, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह थे और आगा खां थे, वही लोग किया था। अगर देश को अगर पता रहता कि ये आगे चल के जो है देश को कट करेगा तो इसको पहले ही बैन कर दिया ना जाने से, ठीक है? खैर बैन नहीं कर सकते हैं, किसी की आजादी को छीन नहीं सकते हैं, ठीक है? इसी को देख करके क्या हुआ, अगर ये नहीं बनता तो फिर आरएसएस की भी स्थापना नहीं होती। आरएसएस जो इतना बड़ा संगठन अभी है देश में, है ना, इसकी भी स्थापना नहीं होती। क्या जरूरत था सबको मिलजुल करके? मुस्लिम लीग जब इधर से मुसलमानों के लिए काम करने लगा तो लगने लगा लोगों को कि नहीं एक और संगठन बनने चाहिए जो हिंदुओं के लिए काम करे, तो आरएसएस की स्थापना की गई। तो यहां हो जाएगा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल लियाकत अली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लियाकत अली। 30 का बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है ना, लियाकत अली या फिर प्रथम गवर्नर जनरल। अरे प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें लियाकत अली नहीं, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री पहले लियाकत अली थे, प्रथम गवर्नर जनरल आपके जिन्ना हो जाएंगे, अली जिन्ना, है ना? प्रथम गवर्नर जनरल आपके अली जिन्ना हो जाएंगे, सॉरी। अब देखिएगा गांधी इरविन समझौता किसको कब हुआ? गांधी इरविन समझौता ये होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट क्या कहते हैं इसको? गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। यह समझौता कहां हुआ था प्यारे बच्चों? यह समझौता हुआ था दिल्ली में।
यह समझौता कहां हुआ था? दिल्ली में। गांधी जी बात नहीं मान रहे थे। इरविन कौन है? इरविन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना। इरविन ब्रिटेन के बहुत बड़े अधिकारी हैं, है ना। वो कहते हैं गांधी जी आप इतना नाराज क्यों, आइए ना बैठ के बात करते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता होता है आपकी दिल्ली में, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी इनको जाने जाते हैं। यह समझौता होता है 1931 में। कब? 1931 में। ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है और इसी तरह से सारी चीज को आंसर देकर के चलना है और इसी तरह से सारी चीज को समझना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां अगर बात करें, गांधी जी जो है ना, इरविन जो थे, इरविन बहुत एक तरह से हठीले टाइप के व्यक्ति थे। गांधी जी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज, क्योंकि प्रथम द्वितीय और तृतीय तीन ही गोलमेज सम्मेलन होता है ना, तीन गोलमेज सम्मेलन में, है ना, बहादुर सुप्री और बी.आर. अंबेडकर शामिल होते हैं, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, है ना। इसलिए इरविन आए थे, चलिए ना गोलमेज सम्मेलन में, चलिए ना, कुछ होगा ही हल, कुछ हल निकालेंगे ही, चलिए ना, क्या हो गया जी, है ना। तो एक तरह से गांधी जी को मना लिए थे कि आपको, गांधी जी आपको जो है ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना होगा। तो यहां उनको मना लिए थे, चले गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जब गए तो कुछ हुआ ही नहीं। जब गए तो सभी लोग एकदम क्यों भी कर रहे हैं, मतलब खिचड़ी बना रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं कि हमको अलग प्रांत चाहिए, है ना, यादव के लिए अलग प्रांत चाहिए, है ना, उसके दलित के लिए अलग प्रांत चाहिए। जब सबको गांधी जी कहने लगे कि सबको जब अलग ही प्रांत चाहिए, लो बांट लो पूरा भारत को, है ना, टुकड़ा टुकड़ा कर दो। इसलिए गांधी जी गुस्सा से उठ के आ गए थे वहां से, है ना, गुस्सा से उठ के आ गए थे। और जब आए थे यहां बंदरगाह में आए थे, क्योंकि उस समय से समुद्र का रास्ता था ना, तो बंदरगाह में आए थे। तो बंदरगाह में आके वो यही कहे, जब मीडिया वाले गए, क्या हुआ गांधी जी, क्या 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 हुआ, क्योंकि घेर लेता है ना सबको कि कोई आए वहां से, तो क्या फैसला हुआ। तो वो इस बात को कहे थे कि हमने भारत की प्रतिष्ठा को बिकने नहीं दिया, भारत की जो शान है, जो सहानुभूति है, उसको हमने आंच लगने नहीं दिया, ठीक है। ये सारी चीजें। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसके आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जिसको कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सत्य के साथ प्रयोग, है ना, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। इनका, है ना, ये क्या है? ये गांधी जी की आत्मकथा है ना, ऑटोबायोग्राफी जिनको कहते हैं। तो गांधी जी की आत्मकथा, तो ऑप्शन हमारे सी लोग होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया? 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 33, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दीजिएगा, है ना, बिल्कुल आसान से आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ देख रहे हैं, अरे कौन इमोजी भेज रहा जी, है ना, अच्छा तुम लोग बात कर रहे हो, देखो इमोजी हमको नहीं चाहिए, अभी पढ़ाई कर रहे, सीरियसली इतना पढ़ा रहे, तुम लोग मजाक कर रहा जी सेक्शन में। 1 सेकंड प्लीज, चलो हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों कि अधिनियम 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। और इसी को कहा गया अंधा कानून, बिना दलील बिना अपील वाला कानून, बिना दलील बिना अपील, बिना दलील बिना अपील वाला कानून, कोई अपील नहीं कर सकते हैं, है ना, बिना अपील वाला कानून इसको कहा गया, इसको अंधा कानून कहा गया। जब ये आया प्यारे बच्चों, अब यहां बात यह आ जाती है कि भारतीय उस टाइम काफी ज्यादा आंदोलन कर रहे थे कि हमको आजादी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जबरदस्ती ने सारा चीज करा रहे थे, अंग्रेजों को भगाना हमला पहला मकसद था। तो 1919 में अंग्रेजों को लगने लगा यार इन लोगों को कैसे कब्जा किया जाए, तो वो एक कानून लेके आते हैं, रॉलेट एक्ट कानून। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें अगर पता चलेगा अंग्रेजों को ये फलाना आदमी ये जो गांव में खुसर फुसर कर रहा है रात को जाकर के, शायद ये बड़ा आंदोलन करने के लिए बहुत बड़ा कोई साजिश रच रहा है, अगर शक गया, अगर पुलिस अधिकारी को शक भी हुआ कि फलाना भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो शक के आधार पर उठा करके डायरेक्ट जेल में, कोई बेल नहीं, है ना, कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। भाई इतना खतरनाक कानून कोई लेके आएगा तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ आंदोलन होगा, जाहिर सी बात है इसके खिलाफ आंदोलन होगा ना, है ना। अरे इतना खतरनाक आंदोलन अगर कानून लागू करेगा तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा। तो इसी कानून को हटाने के लिए, इसी कानून को हटाने के लिए सभी भारतीय 13 अप्रैल 1929 को, है ना, 1919 को, है ना, 1919 को कहां बैठते हैं? जालियांवाला बाग में बैठते हैं। कहां? जालियांवाला बाग अमृतसर में बैठते हैं मीटिंग करने के लिए, जालियांवाला बाग अमृतसर में बैठते हैं मीटिंग करने के लिए। देखो इतना कानून लेके आया, इतना घटिया कानून, इतना खतरनाक कानून लेके आया है, किसी को भी उठा के जेल में डाल देता है, इस कानून को हटाया जाए। तो यहां क्या होता है कि परमिशन लेना पड़ता है, किसी भी मीटिंग को करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। उस टाइम इलेक्शन चल रहा था, उस टाइम मार्शल लॉ लगा दिया, है ना, पुलिस अधिकारी से परमिशन लेना चाहिए ना। जब जालियांवाला बाग जहां आता है जिस थाना क्षेत्र के अंदर,
तो उससे परमिशन लेना चाहिए कि हम यह मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं दिया और उसी टाइम उसी रात को मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ पुलिस लगा देती है और अब मार्शल लॉ लगने के बाद एक ये होता है, यानी एक तरह से मतलब इमरजेंसी टाइप का लगता है कि कोई भी आदमी, 2-4 आदमी आपस में जमा नहीं हो सकते, उस चीज का लग जाता है। तो यहां क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, डायरेक्ट पुलिस पहुंचते हैं और डायरेक्ट ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं, है ना। और ये हमला करके बहुत सारे भारतीयों को क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। कोई दीवार टप के भागने की कोशिश करते हैं, कोई कुएं में गिर जाते हैं, है ना। ये सारी चीज होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां एक बच्चा जिंदा बच जाता है, एक बच्चा जिंदा बच जाता है जो काफी रो रहा है ना। एक बच्चा का नाम है उधम सिंह, है ना। ये उधम सिंह एक बच्चा का नाम, वो जिंदा बच जाते हैं, है ना। उधम सिंह एक जिंदा बच जाते हैं और वो मिट्टी को उठा करके प्रण लेते हैं, है ना। पूरा कसम खाते हैं कि हम इसका बदला लेके रहेंगे। यही उधम सिंह आगे चल के जवान होते हैं और जनरल डायर को ब्रिटेन में जाकर के गोली मार के आते हैं, समझ गए। फांसी बाद में फिर फांसी हो जाती है, ये सारी चीजें। तो इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाने जाते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई, है ना। झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं आंसर क्या। अरे कमेंट मत करो, कमेंट इधर उधर का नहीं, बिल्कुल। अब देखिएगा 34, बिल्कुल आप लोगों को आंसर देना है। तो इनका जो एक हुआ था झांसी की रानी, ये हुआ था ग्वालियर में। कहां हुआ था प्यारे बच्चों, ग्वालियर में इनका देहांत हो गया था, सारी चीजें। अब देखिएगा 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनका पूरा नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, है ना। 1920 में 1 अगस्त 1920 को, पूरा डेट भी याद रखो, है ना। 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है ना। यही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और गांधी जी जितने भी बड़े नेता है वो कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो मर गए हैं, देहांत कर गए, जो शहीद हो गए, है ना, जो शहीद हो गए, मर नहीं गए, सॉरी, है ना, तो जो शहीद हो गए उनके नाम पर चंदा लिया जाएगा और वो पैसा से जो है बहुत सारे चरखे बनाए जाएंगे जिससे भारतीयों को खुद रोजगार का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। चरखे बनाए जाएंगे जिससे सूद काटने का ऑप्शन मिल जाएगा भारतीयों को और वह अंग्रेजी अधिकारी के सामने अंग्रेजों के पास जाके काम नहीं करेगा और आगे जो पैसा बचेगा उससे क्या होगा, अगला प्लानिंग होगा, अगला आंदोलन को चलाने के लिए यह चीज होता है, ठीक है। तो लगभग 1 करोड़ पैसा जमा करने का लक्ष्य रखा जाता है लेकिन उतना पैसा जमा नहीं होता है, ठीक है। तो 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, तो बाल गंगाधर तिलक। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, एक नाम आता है लाल बाल पाल, याद देखिएगा, है ना। अब लाल बाल पाल में थोड़ा फुल फॉर्म बताओ, है ना, इसका फुल फॉर्म बताओ, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। लाल बाल पाल में कौन कौन होते हैं, लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना, सॉरी लाला लाजपत, लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, है ना, है ना। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, बाल गंगाधर, अरे गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, है ना, वही तिलक वहां आए हैं। और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, क्या हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्रपाल, है ना। अब देखिएगा ये कहां के थे प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री थे, ये पंजाब के, है ना। वही अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक, ये कहां के थे, ये कहां थे, महाराष्ट्र के। विपिन चंद्रपाल पश्चिम बंगाल के। ये सारी चीजें। तो 1920 में किस महान नेता, तिलक। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि आजाद हिंद फौज के निर्माण के विचार सर्वप्रथम किसमें आया था। अब सबसे पहले आइडिया किसके आया, है ना, सबसे पहले आइडिया आया था मोहन सिंह के दिमाग में, है ना। मोहन सिंह के दिमाग में सबसे पहला आइडिया था। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, है ना, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, आजाद दास्ता का गठन किसने किया, वाह, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है ना। एक हिंदी में एक पाठ पढ़ा था, संपूर्ण क्रांति, याद कीजिए, संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति याद कीजिए, याद है आप लोगों को, याद होगा। तो संपूर्ण क्रांति, आजाद दास्ता का गठन किसने किया था, नारायण, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति पढ़ा, जयप्रकाश नारायण, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, बिहार के पहले मुख्यमंत्री वह हुआ, क्वेश्चन काफी, श्री कृष्ण सिंह या फिर नीतीश कुमार तो प्रेजेंट में है भाई, है ना। लालू यादव तो रह चुके हैं, उनके बेटा डिप्टी सीएम रह चुके हैं, है ना। और जयप्रकाश नारायण या फिर आपका श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल। 38 नंबर क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। यहां अरे कौन सी कर रहा जी, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण सिंह को बिहार के पहले मुख्यमंत्री के जाने जाते हैं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। अब बात ये आती है कि बिहार के वास्तुकार के रूप में किनको जानते हैं, यानी इनको जो है आधुनिक बिहार के वास्तुकार, आधुनिक बिहार के वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले चौधरी रहमत अली किस यूनिवर्सिटी का मतलब छात्र था, ये तो मैंने आपको बताया अभी ना कि पाकिस्तान की अवधारणा
मतलब पाकिस्तान जो शब्द है, यह शब्द सबसे पहले किसने दिया था? यह दिया था चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्या थे? स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। कहां है कैम्ब्रिज? लगाओ टिक, यानी कैम्ब्रिज हो जाएगा, समझ गए? अब देखेगा अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे, या फिर प्रधानमंत्री बोलिए, बात सेम है। अंतरिम सरकार, अब देखिए प्यारे बच्चों, अंतरिम सरकार आ जाती है। अंतरिम सरकार किसको कहते हैं? यह अंतरिम सरकार मतलब जब देश को आजादी नहीं मिली थी, जब देश को आजादी नहीं मिली थी, है ना, लगभग आप लोग टारगेट पूरा कर देंगे, है ना, 294, वाह, लगता है कि आप लोग टारगेट दिल को छू लेंगे, है ना, दिल को छू लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्ड पहली बार बन जाएगा इस चैनल पर लाइव जो है 300 बच्चे हो जाएंगे, पहली बार ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि 300, क्योंकि 300 नहीं टपाया, अगर आप कोशिश कीजिएगा तो टप जाएगा, लगता है कि ये रिकॉर्ड आप लोग तोड़ेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी इस बात की। अब चलिएगा कि अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? अंतरिम सरकार मतलब जब देश को आजादी नहीं मिली थी और देश को आजादी दिलाने की सारी प्रक्रिया चल रही थी, कानून। अब देखिए देश को जब आजादी दिलाएगा तो कानून होगा ना, क्योंकि कानून के तहत हम लोग जुड़ चुके थे। ऐसा नहीं कि आके कब्जा कर लिए, हो धर लो, कब्जा कर लो, लो शासन करो, इधर मारो उधर बंदूक चलाओ, ऐसा नहीं था। पूरा कानूनी प्रक्रिया के साथ भारत को अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया था, और पूरा कानूनी प्रक्रिया के साथ ही उन्होंने भारत को आजादी दिया, आजाद किया, ठीक है। तो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम, तो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, हाँ ठीक आजादी दिलाएंगे, लेकिन देश को तो चलाने के लिए कुछ चाहिए ना, प्रधान चाहिए ना, मुखिया चाहिए ना। तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का बेटा। तो यहां हो जाएंगे हम लोगों का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों कि धौलावीरा किस राज्य में आता है? धौलावीरा किस राज्य में आता है? क्वेश्चन नंबर 41, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आसानी है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में प्यारे बच्चों। कहां हो जाएगा? ये आपका गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन हमारे सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? प्यारे बच्चों अगर शेयर कीजिएगा ना, हो जाएगा वो टारगेट, आप लोग पूरा कर दीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सारा टारगेट पूरा हो जाए। अब देखिएगा बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मीनिंग समझिए, वर्ड का मीनिंग समझेंगे तो इसका होता है मृतकों का टीला। इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, है ना। अब मोहनजोदड़ो जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है? सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन हमारे डी लोग हो जाएंगे। क्या कल आप लोग क्रैश कोर्स के लिए तैयार हैं? कल आपकी क्रैश कोर्स लॉन्च हो रही है, ये नंबर को रखिएगा 9263024692, इस नंबर को नोट डाउन करके रखिएगा। साथ ही साथ जो ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। कल आपकी क्रैश कोर्स शाम 7 बजे लॉन्च होने जा रही है, आप लोग तैयार रहिएगा। और यही एक सहारा है जिसका तैयारी नहीं हुआ है अच्छा तरीके से, बिल्कुल ये बेड़ा पार कर देगा। अच्छा तरह से आप लोग तैयार रहिएगा, बाकी यहां बताने की जरूरत नहीं है, कल बताया जाएगा पूरा डिटेल्स में। चलिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, है ना। कौटिल्य कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है। इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम बताइएगा। तो यहां अगर मनु की अगर बात करें, है ना, यहां अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, वेद व्यास की रचना, वाल्मीकि। मनु जो है प्यारे बच्चों, मनुस्मृति की रचना। मनुस्मृति कौन है? ये एक विवादित ग्रंथ है। क्या है? ये एक विवादित ग्रंथ है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट दिए गए जो हमेशा विवाद में रहते हैं। ये किताब, ये जो ग्रंथ है, हमेशा विवाद में रहते हैं, क्योंकि इसमें ब्राह्मणीय तर्क घुसाए गए हैं। तर्क के अनुसार ये किताब की रचना की गई है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका कौटिल्य, ऑप्शन हमारे सी लोग हो जाएंगे, समझ गए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, पूछा गया कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल किसको कहते हैं? अब देखिएगा हमारे देश के जो नेता लोग हैं ना, वो कहते हैं कि स्वर्ण युग चल रहा है, स्वर्ण काल। तो ये जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है, इतना याद रखिएगा। टोटल कितने उड़ान है? पुराणों की संख्या कितना है प्यारे बच्चों? पुराणों की संख्या टोटल 18 है, इतना आप लोग याद रखिएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन, अश्वमेध का आयोजन क्यों किया जाता है? तो अश्वमेध का आयोजन शाही संप्रभुता को दिखाने के लिए, है ना, शाही तख्ती यानी राजा वाला शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध का आयोजन किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों जो भी लाइक नहीं किए हैं, कंजूस सब इतना बच्चा लाइव देख रहे हैं और लगभग 300 लाइक नहीं मिला, कम से कम लाइक कर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग तक ये सजेस्ट कर सके, ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन सारी मिल जाए। क्या सारी चीज ठीक है? यस या नो? बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखिएगा अश्वमेध का आयोजन क्यों किया गया? तो शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाते हैं, समझ गए। अब देखिएगा, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया गया, अरे अपने आप चल रहा है क्या? चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि बादशाहनामा किसने लिखा है? बादशाहनामा किसने लिखा प्यारे बच्चों? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन हमारे बी होगा, सी का है लिख रहे हैं, ठीक है। तो अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया था 47, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया। इसी तरह से आपको सही करना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है?
जाता है, तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिविदेव को रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 का विद्रोह है ना, इनका जो क्रांतिकारी चल रहा था, इसका विद्रोह की अगर बात करें, बिल्कुल 49 की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर का ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल आप लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सार्सनिक शैली का, अरे क्या हो गया, इंडो सार्सनिक शैली का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों के सवाल एक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है और इंडिया गेट कहां है? गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा जगह में है और इंडिया गेट कहां है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा। अब बात यह रही कि इस नंबर को नोट डाउन करके 92 63 0 246 92 है ना, 92 63 0 240 92। और ऐप को जो डाउनलोड नहीं किया, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतने अच्छी तरह से आप लोगों को हम तैयारी कराते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों को तैयारी कराते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा तरह से अच्छा बेहतर करेंगे। और कमेंट सेक्शन हम देख रहे थे, लगभग आप लोगों का, सभी लोगों का लगभग कमेंट बहुत अच्छा आ रहा था, और इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से मंजिल लगा के पढ़ना है। बस जब पढ़ने का मन नहीं करे तो घर की गरीबी को देख लेना, है ना, घर की गरीबी को देख लेना, माँ बाप का उदास चेहरा को देख लेना, बस यही मोटिवेशन काफी है। प्यारे बच्चों, हम कोई मोटिवेशन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो रियल लाइफ से जो मोटिवेशन मिलता है ना, जो रियल लाइफ से अपना घर का हालत देख करके, गरीबी देख करके, और अपने माँ बाप का चेहरा देख करके जो मोटिवेशन मिलता है ना, उससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। उससे बड़ा मोटिवेशन है क्या कोई इस दुनिया में? तो हमको लिख करके बताओ। क्योंकि अगर आप घर की स्थिति को देखते हो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। इस गरीबी में कब तक जिएंगे, और इस गरीबी में कब तक जिएंगे? आपके माँ बाप तो कुछ किए, बहुत किए आपके लिए, लेकिन आपके माँ बाप आपसे उम्मीद करके रखे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ करेगा मेरे लिए, मेरी बेटी मेरे लिए कुछ करेगी। तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, आपके लिए रियल मोटिवेशन मिलेगा। ये रियल मोटिवेशन, तो ये आजकल जो मोटिवेशन मोबाइल में मिलते हैं, तो वो ऐड और पैसा कमाने के लिए मोटिवेशन देते हैं, वो रियल मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीज आप लोगों ने समझा, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। आप लोग पूरा कंटिन्यू बने रहे, और इसी तरह से सारी चीज को कवर करते हुए चलना है। प्यारे बच्चों, फिर मैं कहना चाहूंगा कि रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। तो यहीं से आपकी ये क्लास एंड होती है। उम्मीद है आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक जोड़ दीजिएगा। ठीक है।